हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 क्लास 1 to 5 के लिए महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सेट नंबर है 5। इससे पहले ऑलरेडी हमने 4 सेट करा रखा है। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जाके आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर इन सभी का PDF फाइल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1977, 1689, 1650, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी की मृत्यु 1680 ईस्वी में हुई थी, अर्थात यहाँ पे ई ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा। ध्यान रखना है, मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी का मृत्यु 1680 ईस्वी में हुई थी, जबकि इनका जन्म 1627 ईस्वी में हुआ था। आप कुछ स्रोतों से आप देखेंगे कि 1630 ईस्वी भी बताई गई हैं। ठीक है, लेकिन अधिकांश आप देखेंगे तो किताबों में जो देखने को मिलता है, जो ऑथेंटिक भी है, 1627 ईस्वी। ठीक है, अगर ऑप्शन में आपको 1627 दिखे तो 1627 ही टिक करेंगे, और अगर 1630 दिखे और 1627 ना हो तो आप 1630 को टिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान को भरे और श्रृंखला को पूरा करें। तो यहाँ पे एक पैटर्न को पता करना है, कौन सा पैटर्न क्या बन रहा है यहाँ पे, और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे फिल करनी है आपको। ठीक है, तो अब देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 और 5 7, 7 5 12, 12 7 19, इसका अर्थात इसका ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सही पैटर्न क्या है यहाँ पे, 2 + 5 = 7, फिर 7 में जोड़ देंगे आप कितना, 5 में 7 जोड़ देंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, 12 में फिर 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 19 में आप अगर जोड़ देंगे फिर कितना, 12 जोड़ देंगे तो 19 और 12 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो अर्थात यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 अक्षर समूह किसी प्रकार से एक समान है और एक असमान है। असमान अक्षर समूह का चयन कीजिए। ठीक है, तो ऐसे सवालों के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, नंबरिंग कर लीजिए, आसान हो जाएगा। कोड जो होता है ना, जैसे यहाँ पे हम लिख लेते हैं BFMQ, DGKL और JGKRB। B का मान कितना होता है, 2, F का 6, M का 13, Q का 17, D का 4, G का 7, K का 11, L का 12। G का 7 होगा, K का 11, R का 18 और V का 22 मान होता है। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ का देखेंगे 2 और 4, 6 का गैप है, 13 4 17, 4 और 3 7, 11 1 12 और 7 4 11 और 18 4 22। तो यहाँ पे देखेंगे दोनों में 4 गैप दिख रहा होगा, है ना, जबकि यहाँ पे 3 का और यहाँ पे 1 का गैप है। तो ये दोनों देखेंगे A और C बिल्कुल सेम, एक समान जैसा है, जबकि B देखेंगे बिल्कुल ही डिफरेंट है इसमें से। तो अर्थात यहाँ पे B ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, अगर कौन सा वर्ड किस में आता है, जैसे हम एक एग्जाम्पल लें, पूछे आपसे कि R का मान कितना होता है, R कितना है, R का कोड क्या है, इसका 18 है। अगर ये सभी कोड आपको नहीं पता है तो मेरा एक वीडियो प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, या फिर आप वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप उस वीडियो को देखेंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा A to Z कि कौन सा लेटर किस में आता है। बहुत ही आसान भाषा में वहाँ पे समझाया है, उसका ट्रिक भी बताया है। ठीक है, तो जाके वहाँ वीडियो को देख सकते हैं आप। चलिए अगला सवाल है, वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बताना है, वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? भूपेंद्र नाथ मित्र, सतीश रंजन दास, सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा थे। ठीक है, अर्थात सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा। याद रखिएगा, ये भी ध्यान रख सकते हैं कि सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा को विधि सदस्य बनाया गया था। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, 1857 की विद्रोह, जिसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है, के बाद भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके कहाँ भेज दिया गया था? जापान, इंग्लैंड, बर्मा, एक से अधिक इनमें से
कोई नहीं। 10वां सवाल है, सबको पता होगा 1857 के विद्रोह, जिसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है, के बाद देखेंगे कि भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके बर्मा भेज दिया जाता है। ये भी ध्यान रख सकते हैं, बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट थे और 1857 ईस्वी में इनका दरबार क्रांति का प्रमुख केंद्र भी था। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, दादा भाई नौरोजी निम्न में से किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे? 1886, 1924, 1856, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने थे। पहली बार बने थे 1886 में। ठीक है, और ये अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। दूसरी बार बने थे 1893 में। ठीक है, और ये हुआ था लाहौर में। और तीसरी बार बने थे 1906 में, और ये भी हुआ था कलकत्ता में। कुल मिलाकर आप देखेंगे कि ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, 1886 में, 1893 में, 1906 में। साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि 1906 में जो कि आपका कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, इसी अधिवेशन में देखेंगे कि स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1886। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, दादा भाई नौरोजी कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाले प्रथम पारसी थे। वहीं बात करें कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम मुस्लिम के बारे में, तो उनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी। और कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम अंग्रेज के बारे में बात करें तो उनका नाम था जॉर्ज यूले। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, महात्मा गांधी ने निम्न में से किसे अपना राजनीतिक गुरु कहा है? महादेव गोविंद रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, रविंद्रनाथ टैगोर, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु कहा है। बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। अगला सवाल है, माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है, कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? विंध्या, सतपुड़ा, अरावली, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखना है, माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है, अरावली पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा। साथ ही साथ ध्यान रख सकते हैं कि अरावली पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। कितना? 1722 मीटर। और ये भी याद रखना है, अरावली भारत की प्राचीनतम पर्वत भी है। शिवालिक के बारे में बात करें तो ये नवीनतम है। ठीक ना, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, जिब्राल्टर जल डमरूमध्य किनको जोड़ता है? लाल सागर और भूमध्य सागर, लाल सागर और अरब सागर, अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, जिब्राल्टर जल डमरूमध्य अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ध्यान रखना है, जिब्राल्टर जल डमरूमध्य यूरोप में स्थित स्पेन देश और अफ्रीका में मोरक्को, इन दोनों को क्या करता है? अलग करता है। सवाल ये भी आ सकता है कि स्पेन और मोरक्को को कौन सा संधि अलग करता है? तो ध्यान रखना है, जिब्राल्टर जल डमरूमध्य। ठीक ना, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, भारत के सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र कहाँ स्थित है? नागरकोइल, जैसलमेर, भादला, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र भादला है, जो कि राजस्थान में स्थित है। और इसे इसकी जो क्षमता है ना, इसका जो विद्युत क्षमता है उत्पादन करने की, कितना है? 2245 मेगावाट। ये भी आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। अगला सवाल है, टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? अलकनंदा, भागीरथी, गंगा, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। आसान सा सवाल है, ध्यान रखना है, टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बना हुआ है, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और टिहरी बांध की ऊंचाई के बारे में बात करें तो इसका ऊंचाई 261 मीटर है। ठीक ना, चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से ढका हुआ है? गुजरात का अर्ध शुष्क क्षेत्र, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, पश्चिमी घाट उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से ढका हुआ है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बात करें यहाँ पे सदाबहार वनों के बारे में, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि ऐसा वन जहाँ पर पत्तियाँ जो होती हैं सालों भर बनी रहती हैं, एक बार नहीं गिराती हैं
और जिस वन की पत्तियाँ साल में एक बार गिरा देती हैं, ऐसे वनों को पतझड़ वन कहा जाता है। और पर्यावरण संतुलन के बारे में बात करें तो पर्यावरण संतुलन के लिए 1/3 भाग वन तो होना ही चाहिए। 1/3 करने का, माफ़ कीजिएगा, 1/3 होने का मतलब है 33%। ठीक ना। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आसान सा सवाल है। जनार्दन प्रसाद को नियुक्त किया गया है, ये ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। अगला सवाल है कि जुलाई 2023 में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन अर्थात SCO का नया अस्थायी सदस्य किसे बनाया गया है? श्रीलंका, ईरान, मलेशिया, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, जुलाई 2023 में ईरान संघाई सहयोग संगठन अर्थात SCO का नया अस्थायी सदस्य बनाया गया है, अर्थात बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ध्यान रखना है आपको। और SCO की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2001 में। ठीक है, 2001 में इसकी स्थापना की गई थी। उस समय इसमें कुल 6 सदस्य थे। अभी बात करें वर्तमान में, ईरान जो है ये आपका ईरान 9वां देश बना है SCO का। अगला सवाल है, 14 जुलाई 2023 को PM नरेंद्र मोदी को किस देश की यात्रा के दौरान वहां के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? रूस, चीन, अमेरिका, फ्रांस, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। ठीक है ना, फ्रांस इसका बिल्कुल ही सही है। अगला सवाल है, हर साल विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च, 18 मार्च, 20 मार्च, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जानते होंगे कि हर वर्ष 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है, अर्थात यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, ध्यान रखनी है। और विश्व क्षय रोग दिवस 2023 का थीम क्या है? इसका थीम है यस वी कैन एंड टीवी। ठीक है, इसका क्या है यहाँ पे थीम क्या है? यस वी कैन एंड टीवी। हाँ, हम टीवी को अंत कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2023 का थीम है, याद रखिएगा, अगर पूछा जाए तो ध्यान रखना है। अगला सवाल है, किस देश ने वर्ष 2023 से 2027 तक के लिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता हासिल की है? अच्छा सवाल है, ध्यान रखिएगा। किस देश ने वर्ष 2023 से लेकर के 2027 तक के लिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता हासिल की है? संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, ईरान, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका ने वर्ष 2023 से लेकर के 2027 तक के लिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता हासिल की है, अर्थात यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? प्रबंध, आगम, निबंध, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखना है कि जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से आगम शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैन धर्म के साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है, ध्यान रखना है। अर्थात यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा कि कल्प सूत्र में सभी तीर्थकार का जीवनी है, जिसे जैन धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। ठीक ना, कल्प सूत्र। अगला सवाल है, प्रथम अफीम युद्ध कब हुआ था? प्रथम अफीम युद्ध कब हुआ था? 1829 से 32 के बीच, 1839 से लेकर के 1842, या फिर 1849 से 1852, या फिर 1856 से लेकर 1860, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रथम अफीम युद्ध 1839 और 1842 में हुआ था, के बीच में हुआ था, ध्यान रखना है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। हाँ, ये ध्यान रख सकते हैं कि यह युद्ध ब्रिटेन और चीन के बीच में हुआ था। किसी बीच में हुआ था? ब्रिटेन और
चीन के बीच में हुआ था। अच्छा, ध्यान रखिएगा इस युद्ध के पीछे मूल कारण क्या था। तो ध्यान रखना है ब्रिटेन चीन में अपने व्यापार पर किसी भी प्रतिबंध का विरोध कर रहा था, है ना। इसके पीछे रीजन ये था कि ब्रिटेन क्या कर रहा था कि चीन में अपने व्यापार पर किसी भी प्रतिबंध का क्या कर रहा था, विरोध कर रहा था। ब्रिटेन चीन में अफीम का व्यापार बढ़ाकर वहाँ के बाजार को अपने अनुकूल करना चाह रहा था, यही कारण था। अगला सवाल है, भारतीय इतिहास के किस काल को चित्रित धूसर मृदांड काल के रूप में जाना जाता है। भारतीय इतिहास के किस काल को चित्रित धूसर मृददांड काल के रूप में जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता के काल को, पूर्व वैदिक काल को, उत्तर वैदिक काल को, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा उत्तर वैदिक काल को चित्रित धूसर मृदभांड काल के रूप में जाना जाता है, उत्तर वैदिक काल को, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। तो ये था मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 MCQ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग फिर इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।